स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के क्रिजाइया सोलो। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। 18वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्र हैं, जैसे कि मीरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, नागिना, अलीगढ़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मथुरा। मीरठ से रामायण धारावाहिक में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने अपने उम्मीदवार बनाया है। हालांकि यहां से सपा ने भी अपना उम्मीदवार बदलकर संगीता वर्मा को टिकट दे दिया। मथुरा से प्रस्तुत फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। आइए हमारे उत्तर प्रदेश हॉर्नबिल टीवी के राज्य प्रमुख से विवरण सुने। जैसा कि आप जान रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 के नामांकन प्रक्रिया की आज अंतिम चरण है। जैसा कि कल 8 सीटों पर नामांकन हुआ था और आज उसकी पत्रों की जांच हो रही है। इन 8 सीटों की अगर हम बात करें तो ये वो सीटें हैं जहां पर किसान आंदोलन का बहुत बड़ा बोलबाला था। इस जगहों पर अगर हम देखें तो वीआईपी टाइप के तकरीबन 3 लोगों ने अपना नामांकन कल कर दिया। उसमें मुख्य रूप से हेमा मालिनी, रामायण में एक मशहूर हुए पात्र राम के रूप में अरुण गोविल और भीम आर्मी से चंद्रशेखर रावण। इन 8 सीटों की अगर हम बात करें तो अलीगढ़, मथुरा, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, यह मुख्य रूप से ये 8 क्षेत्र हैं लोकसभा के, जहां पर नामांकन प्रक्रिया आज अंतिम चरण में पहुंच गई। यानी कि आज दूसरे चरण जो इसका चुनाव 26 अप्रैल को होना है, उसकी भी प्रक्रिया आज खत्म हो गई। जहां तक मथुरा की बात हो रही थी कि हेमा मालिनी के सीट अधर में लटकी थी, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी के एक फैसले के बाद से वह सीट हेमा मालिनी की झोली में फिर चली गई, क्योंकि यह माना जा रहा था कि जयंत चौधरी इंडिया घटक दल बनेंगे। इंडिया के घटक दल से निकलने के बाद वह एनडीए के घटक दल हुए और भाजपा में शामिल होकर उन्होंने एक तरह से इंडिया को झटका दे दिया। जैसा कि उन्होंने स्वयं बोला कि यह पलटना नहीं कहेंगे बल्कि इसको पटखनी कहेंगे राजनीतिक शब्दों में। जयंत चौधरी एक मंच से बोलते हुए पाए गए थे। कुल मिलाकर अब इस पटखनी से इंडिया और इंडिया के घटक दल को कितना चुनौती मिलेगा, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आने वाले चुनाव में जरूर तय कर देंगे। इन सब बातों से एक बात तो कही जा सकती है कि मेरठ में जिस तरह से अरुण गोविल को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दांव खेला है, उससे विरोधियों की हालत निश्चित ही पस्त मानी जा रही है। लेकिन उसी के आधार पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बदला है, इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं अरुण गोविल को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दूसरे प्रत्याशी, हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो जो अभी संगीता वर्मा को वहां से टिकट देकर उतारा, इसके पहले 2 लोगों को भी टिकट समाजवादी पार्टी दे चुकी थी। लेकिन ये माना जा रहा था कि अतुल प्रधान वहां के मजबूत प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी और इंडिया के घटक दल के रूप में। लेकिन अतुल प्रधान का भी टिकट इन वक्त पर काटकर वहां से संगीता वर्मा को टिकट दे दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अरुण गोविल के सामने एक चुनौती तो खड़ी हो गई, क्योंकि बहुत सोच समझकर इंडिया के घटक दलों ने, सभी लोगों ने राय मशवरा करके ही संगीता वर्मा को टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा में हेमा मालिनी के सामने एक स्पोर्ट्समैन को उतारने की बात हुई थी जिनका नाम विजेंद्र सिंह है। लेकिन विजेंद्र सिंह ने इन वक्त पे यह बात कहकर कि वह चुनाव में नहीं उतरेंगे और कुल मिलाकर इंडिया की घटक दल की और कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की एक तरह से खेल बिगाड़ते हुए नजर आए। नगीना से माना जा रहा है कि जो कभी कहा जाता था कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावण, वो
कहीं ना कहीं मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी का एक विकल्प बनकर उभरेंगे। लेकिन मात्र एक सीट पर स्वयं खड़े होने के बात को ये इनकार अब कर दिया जा सकता है। इस बात से अब दम नहीं भर रहा कि उनके पास कोई इस तरह का विकल्प है कि वो बहुजन समाज पार्टी को चुनौती देकर उसको खत्म करके और उसकी जगह बना सके। कुल मिलाकर नगीना से अपनी पर्चा उन्होंने भर दिया। उनके भी पर्चे की आज देखा जाए तो जांच खत्म हो गई। हालांकि इंडिया के घटक दलों में उनके शामिल होने की बहुत जोरों से चर्चा थी और ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर रावण एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे नगीना में। हालांकि उन्होंने पर्चा भर दिया, लेकिन वो कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगे यह तो समय के साथ चुनावी परिणाम बताएंगे। लेकिन यह बात तो कही जा सकती है कि इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में जहां की किसान आंदोलन बहुत ही जोर पकड़ा था, वहां के किसानों का रुझान क्या होगा, क्योंकि इन्हीं 8 सीटों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह टिकैत भी आते हैं और किसान आंदोलन से जुड़े जो मोर्चा हैं, जो संगठन है, वह भी इन्हीं 8 सीटों में से निकल कर आते हैं। अब वो कैसे भारतीय जनता पार्टी की गणित खराब करेंगे यह तो समय बताएगा। लेकिन यह तय है कि किसान आंदोलनों के वजह से, महेंद्र सिंह टिकैत की वजह से, इंडिया के घटक दलों की वजह से, चूंकि इन सीटों पर तमाम इंडिया घटक दलों के चुनावी प्रत्याशी जो उतारे गए वो अभी मजबूत हैं, तो ऐसे में वो चुनौती जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूत चुनौती देंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ रोकने में वह कितना सफल होंगे, यह तो समय के साथ चुनावी परिणाम बताएंगे। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। मैं शिव कृपाल मिश्रा, स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जब एसपी उम्मीदवार रुचि वीरा जमा मस्जिद के पास मुगलपुरा कोतवाली क्षेत्र में लोगों से मिलने आई तो एसपी उम्मीदवार रुचि वीरा और नगर मजिस्ट्रेट के बीच एक बड़ी बहस हुई। नगर मजिस्ट्रेट ने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन स्वीकार किया। एसपी उम्मीदवार के साथ बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आइए एक देखते हैं। सब लोग बैठाएंगे मैडम अकेली को यहाँ घर पे तो खड़ी। मैंने आपको नियम बता दिया, आगे आपका निर्णय है। आचार संहिता का उल्लंघन है इनका यहाँ खड़े होना। यहाँ क्यों खड़ी है बिना अनुमति के? जनसंपर्क करने का खैरी की कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आचार संहिता आपको माननी चाहिए। परिणाम होता है प्रत्याशी खड़ा है वो नहीं झंडा। आचार संहिता का एक बार मैडम अध्ययन कर लीजिए, मेरा सजेशन है आप। मैं इसलिए कह रही हूँ एस्टिमेट कर लीजिए अभी कितनी फोर्स लगी है। जितनी फोर्स लगी है उसका रेट उड़ जाएगा। निर्वाचन करीब आते जा रहे हैं, वहीं अशांति और हिंसा भी बढ़ता जा रहा है। एक दुर्भाग्य पल में बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेदी सिंह की मीटिंग जो सासवान में हो रही थी, मीटिंग के दौरान गोलीबारी हुई। बीजेपी उम्मीदवार ने मीटिंग के दौरान गोलीबारी से बचाव के लिए अपील की। गोली चलाने से बचने की अपील का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जब आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, बनाने के पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, केवल उसके बाद ज्यादा बात नहीं कहूंगा मोदी जी के बारे में। मोदी जी भी सामान्य गरीबी से भैया फायर मत करो। मैंने कहा फायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब चिंता मत करो। फायरों को बिल्कुल बंद हो गए और आगे भी बंद हो जाएंगे। मोदी जी के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, वो गरीब माँ के बेटे हैं। उनकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। कोरबा जिले से लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने स्थानीय स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें
अतिथि के रूप में श्रम मंत्री लाल देवांगन, विधायक भैया लाल रजावारे और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल थे। उन्होंने कोरबा में सड़कों के हालत को उजागर किया और महत्वपूर्ण सुधारों के भरामर का भी बात की और चुनाव के बाद भूमि के पट्टे बंटाने का भी वादा किया। उसके अलावा कोरबा में एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को निचले स्तर पर क्रियान्वित करने की घोषणा की गई। और लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पूरे देश में मोदी लहर दिखाई देती है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कोरबा लोकसभा क्षेत्र में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। और आज ये विश्वास पुख्ता होता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आज हमारे बैठे हुए मनमोहन सिंह से उसके खुदाई की अनुमति दिला दी। मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि ये कांग्रेस वालों को, इनके गुरुजी को सपना आता है कि सोना जमीन में है और ये केंद्रीय मंत्री रहते हुए खुदाई चालू करा दिए। और जब खुदाई चलने लगी तो खुदाई होते होते गुरुजी ने कहा कि सोना आगे सरक गया है। जब सबको पता चल गया तो सोना आगे चलक गया। विधानसभा स्तरीय सम्मेलन था, यह हमारे सांगठनिक कार्यक्रम है और ये संगठन का काम हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर ये विशाल उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो इस बात का द्योतक है कि कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है और ये उत्साह आने वाले समय में चुनाव परिणाम सकारात्मक होंगे और बहुत बड़े अंतर से हम इस क्षेत्र में चुनाव जीतेंगे। 8वीं विधानसभा आपका दौरा, सघन दौरा चल जारी है, कैसा प्रतिसाद और कैसा जनता का कैसा है? लोगों का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर है। नरेंद्र मोदी जी के कामों को उन्होंने सराहा है और उन पर विश्वास किया है। मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है। मोदी जी ने जो कहा वो पूरा हुआ और आने वाले समय में भी जो कह रहे हैं वो पूरा होगा। निश्चित तौर पर एनटीपीसी, एससीसीएल, तीनों ही जगहों पर हम लोग, जो लोग इतने दिनों से निवासरत हैं, उनको पट्टा दिलाने का कार्य करेंगे, वो मजबूती से करेंगे और उनको पट्टा मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पट्टा। औरैया से एक समाचार, जहां क्षेत्र के दूरस्थ मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों तक पहुंचे और अलविदा जुम्मा के नमाज अदा की और अलविदा जुम्मे के दिन शांति की प्रार्थना की। हजारों लोग शांतिपूर्व मस्जिदों में जुम्मे के नमाज के लिए इकट्ठे हुए। सुरक्षा कराने के लिए पुलिस अलविदा जुम्मे के दौरान मस्जिदों के बाहर कड़ी निगरानी में रहे। आइए एक नज़र डालते हैं। महीना अब हमसे रुखसत होने वाला है कि जिस महीने में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का 70 गुना करता है, वो महीना हमसे रुखसत होने वाला है कि जिस महीने में अल्लाह ने अपनी सबसे मुक़द्दस किताब कुरान मजीद डाली, वो महीना हमसे रुखसत होने वाला है कि जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात ऐसी दी है जो 1000 महीनों से बेहतर, और वो महीना हमसे रुखसत होने वाला है जिसके हर हर पल, हर हर घड़ी अल्लाह की रहमत और नूर की मूसलाधार बारिश का ये वो महीना है कि जिस महीने में परवरदिगार आलम अपने करम से अफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करता। और आज ये जुमे का दिन है, जुमे का द्वारा फरमाया गया कि रमज़ान शरीफ में गुरूब आफ्ताब से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक, यानी जुमे की शब और जुमे की रात में परवरदिगार आलम रमज़ान शरीफ में 10 लाख जहन्नमी को जहन्नम से आज़ाद। वो महीना कि जिस महीने में अगर मर जाए, अब गौर कीजिएगा, इस महीने में जीना भी जो है अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है और मानना तो बहुत बड़ा इनाम। मेरी तो तमन्ना यही तमन्ना है और दुआ कीजिए अल्लाह भी तमन्ना पूरी फरमाए कि परवरदिगार आलम रमज़ान शरीफ में जुमे के दिन मुझे ईमान का मौका। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ अनशन करेंगे। ये सामूहिक अनशन खताकर कालन में होगा, जो भगत सिंह के गांव में है। आम आदमी पार्टी ने इससे शुक्रवार को आह्वानित किया, जहां पार्टी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। पार्टी जिले स्तर पर भी उपवास का आयोजन करेंगे। इसके अलावा भगवान मान 13 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी अभियान को बढ़ावा देने अनशन पर रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता दिनेश चड्डा ने शनिवार को कहा कि सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पंजाब के मुख्यमंत्री लोकतंत्र के लिए एक दिवसीय अनशन पर रहेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी एक पैसे की बरामदगी से, बिना किसी एक पैसे की नामी बेनामी जायदाद से, बिना किसी एक पैसे के रेवेन्यू लॉस के सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि वो केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि भाजपा को खतरा है इन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से। उसके विरोध में, और जैसे श्री मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया है, जैसे संजय सिंह जी को जेल में डाला गया था उनके हौसले तोड़ने के लिए, इस नादरशाही के विरोध में कल को पंजाब में आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी इनकलाब की धरती खटकड़ कला में एक दिन का उपवास, एक दिन का अंत्याग कल को 7 अप्रैल को करने जा रही है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। और इसी के साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एक दिन का उपवास करेंगे, एक दिन का अंत्याग करेंगे और ये भाजपा को कल को ललकार देंगे कि हम इस भारतीय लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा जो हमें लोकतंत्र दिया गया है, आज़ादी दी गई है, इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। ये जो नादरशाही है कि जो आवाज उठाता है, जिससे जिस विरोधी से खतरा है उसको जेल में डाल दो, तो ये नादरशाही को खत्म करने की ताकत आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर सभी पंजाबी, सभी भारतीय रखते हैं। इसलिए कल को एक दिन का उपवास कर इसका ऐलान कर रहे हैं। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लेह में बढ़ते हुए स्थिति पर चिंता व्यक्त की, जिससे अनुपातहीन बल और बैरिकेड जैसे कठोर उपायों के कारण एक युद्ध क्षेत्र के समान तुलना कर रहे थे। उन्होंने शांतिपूर्ण युवा नेताओं और गायकों को गिरफ्तार करने की कोशिशों का उल्लेख किया। लेह जिले के प्राधिकरण ने आगामी पश्मीना मार्च के मद्देनजर शनिवार को धारा लागू के ताकि क्षेत्र में किसी भी अशांति को दबाया जा सके, इसमें वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाने और पूर्व सेवरिटी का जनसभाओं को रोकने का प्रतिबंध शामिल था। वांगचुक ने शांतिपूर्ण वातावरण में एक अचानक बदलाव का दुख व्यक्त किया, यहाँ तक कि प्रशासन की शांति पहल को अब खतरनाक माना जा रहा है। जुले नमस्कार, सलाम। आज मैं दूसरे दिन के अनशन पर हूँ, क्योंकि महिलाओं के अनशन के बाद अब युवा बागडोर संभालेंगे। इस बीच में हम भी उनके साथ 3 दिन के अनशन पर हैं। कल मैं आप लोगों को एक अपडेट दे रहा था यहाँ पर कि सरकार बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवकों को, कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे हैं। तो इस पे मैं अगला अपडेट रात को देने वाला था, मगर उस लायक रहा नहीं हालत, तो सोचा ठीक ना होगा उस वक्त अपडेट देना। तो कल उस अपडेट के बाद ही यहाँ पर दफ़ा 144 सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें बहुत बंदिशें होते हैं। जब बहुत खतरा हो अशांति का, मारकाट का, यहाँ पर तो पिछले 32 दिनों से बिल्कुल शांति से सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो ऐसे कदम उठा रहे थे। उसके कुछ देर बाद ही फिर इंटरनेट पर रोक लगा दी जाएगी, ये एक सर्कुलर निकल के आया।
और फिर कुछ ही देर बाद सरकार से ही, प्रशासन से ही ये सर्कुलर फेक है, जबकि फेक लग नहीं रहा था, तो ऐसे आए। तो बहुत बंदिशें लद्दाख पर जैसे कोई वॉर जोन हो ऐसे लगते जा रहे हैं। और रात को यहाँ अनशन के स्थल पर से कोई 3-4 कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के ले गई बाहर से जबरदस्ती, और पुलिस चौकी में लेकर उनसे जबरदस्ती बॉन्ड्स लिखवा रहे थे या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा उन्हें बताया जा रहा था। और ऐसे में मेरा अपडेट देना शायद खुद अशांति का एक कारण बन जाता, तो इसलिए मैंने कल रात की अपडेट आप लोगों को नहीं दी। ये मसला जो कि बहुत ही नाजुक बन गया था, क्योंकि उसके बाद बहुत अशांति फैल सकती थी, मगर हमारे जो यहाँ के अलग अलग धर्मों के नेता हैं, सर्वधर्मी नेताओं ने जाकर पुलिस चौकी में वकालत की कि उनके बिना किसी सबूत के, बिना किसी अशांति फैलाने के कोई वाक़या हुए, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ही बहुत बुरा हालत होगा। ऐसा कहकर बहुत सारे जो धार्मिक नेता थे और फिर मीडिया आकर फिर उनके दबाव में शायद उन्होंने फिर ये बॉन्ड की ज़बरदस्ती बंद की और उन कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। तो ये कभी भी हालत काबू से बाहर जा सकती है और कुछ भी हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। और लग ये भी रहा है कि प्रशासन को खुद अपने लोगों पर अब नियंत्रण नहीं रहा है, क्योंकि सभी लद्दाख के लोग जो हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस के कर्मचारी हो या भारत भर में हो, उनका दिल लद्दाख के इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि ये सच्चाई पर चल रहा है और सिर्फ अपने वादे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में लोगों का दिल इस आंदोलन के साथ है। वो इस तरह पता चल रहा है कि जो भी सर्कुलर्स निकाले जाते हैं वो फट से सोशल मीडिया पर उन्हीं के कर्मचारी लीक कर रहे हैं कि जैसे इंटरनेट बंद होने वाला है, वो आ गया तो उसको फेक बताना पड़ा, मगर लग रहा है इंटरनेट बंद ही होगा। उसी तरह अभी अभी हमें एक और सर्कुलर हमारे हाथ आया जो शायद पब्लिक हो या फिर शायद बहुत कॉन्फिडेंशियल हो, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी सब कर्मचारी ये सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जिसमें तो ये दिखाया गया कि ये आज रात और कल में पूरे लेह शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो लेह की तरफ आता है उस पे नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये रायट गियर्स होंगे, ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग लेह की तरफ आ ही नहीं पाएं और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। तो इतनी बौखलाहट सरकार में क्यों है, ये अपने आप में एक जवाब सा बन गया है कि कितना छुपाने को है, कितना दिखाने को है। इस समय लद्दाख बहुत संवेदनशील है। देश के सभी नेता, खासकर सैनिक नेता, सैनिक विद ये बोल रहे हैं कि लद्दाख बहुत संवेदनशील है, सीमा पर है, मगर उसकी परवाह सरकार को नहीं लगता है कि सीमा के संवेदनशीलता से राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा अगर लद्दाख के लोगों के मन को ठेस पहुंचे। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि न उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, न सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े, या फिर जो चरागे कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं उन पर असर ना पड़े। फिक्र कॉर्पोरेट्स की, फिक्र वोटों की, लोगों की नहीं, सुरक्षा की नहीं। बातें बहुत हैं और इसके बारे में मैं एक थोड़ा विस्तार से YouTube वीडियो शायद जारी करूं आज, क्योंकि इस छोटे से अपडेट में नहीं हो पाएगा। बस यही कहना चाहता था कि ऐसे हालात में जब यहाँ पर एक वॉर जोन सा बनाया जा रहा है, तो आप में से जो बहुत से लोग यहाँ आना चाहते थे इस मार्च में शामिल होने के लिए, मैं ऐसा सुझाव नहीं दूंगा हालात को देखते हुए, मगर ये कहूँगा कि आप लोग अपने अपने जगह से, अपने शहरों से राष्ट्र के नाम पर बहुत काम कर सकते हैं। तो रविवार 7 अप्रैल और हर रविवार राष्ट्र के नाम अगर करें और सच्चाई के नाम करें, ताकि लद्दाख की हालत और देश में जो पर्यावरण को कॉर्पोरेट्स के लिए और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उन सब पर आप आवाज उठा सकें, हमारी आवाज को बुलंद कर सकें और इस देश को एक बेहतरीन देश जिसमें सच्चाई पर चला जाता है, वादे निभाए जाते हैं, ऐसा एक चरित्रवान देश बनाने में हम सब मिलकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।